स्टूडेंट्स ध्यान दें। अब आज अगली क्लास के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज जैसा कि देख सकते हैं, हमारा जो निर्धारित विषय वस्तु के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा था, भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, जैसा कि कल बताया गया था, उसी को क्रम से आगे बढ़ाते हुए आज अगली हेडिंग टॉपिक के रूप में इसी चैप्टर से संबंधित हम आगे के अध्ययन को जानेंगे और समझेंगे। तो उसी क्रम में देख सकते हैं, भारतीय प्रशासन व्यवस्था जो हमारे देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्था की गई है शासन चलाने की, शासन संचालन की, उसी क्रम के अंतर्गत देखें भारतीय प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने उस समय प्रस्तावित योजनाबद्ध तरीके से संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कि देश में एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में किस प्रकार से शासन की शक्ति का संचालन होगा, उसी विषय वस्तु को आज आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बहुत ही सरल और रोचक ढंग से बताने का, समझाने का प्रयास किया जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर ये दिखाया गया है, आपके सामने जो बोर्ड है उसके ऊपर ये चार्ट बनाया गया है। चार्ट को पहले बनाया गया ताकि हम एक एक व्यवस्था को सुचारू रूप से जान सकें और देख सकें। आवश्यकता अनुसार चार्ट से जुड़ी हुई जो व्यवस्था जानकारी है उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो भारतीय प्रशासन की व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसा कि कल के पीरियड में ये कहा गया था कि अगले माने आज जो अगला पीरियड होगा उसमें हम इस टॉपिक को रखेंगे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दो प्रकार की मुख्यतः सरकारें हमारे देश में बनाई जाती हैं। संविधान की व्यवस्था और लोकतांत्रिक सरकार के रूप में यह व्यवस्था की गई है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत देखें किस प्रकार से व्यवस्था आती है, किस प्रकार से संचालन को अलग अलग भागों में बांट के दिखाया गया है। यह व्यवस्था ऐसे ही की गई है। तो केंद्र सरकार के अंदर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आगे हम इनको सरकार के अंगों के रूप में पढ़ेंगे और जानेंगे। इनका फिर आगे क्रमानुसार अलग अलग ढंग से इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानकारी देंगे। तो इस प्रकार केंद्र सरकार के अंदर ये तीन भाग विभाजित किए गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इसके आगे चलें, देखें तो व्यवस्थापिका के अंदर जो है दो भाग फिर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इसे व्यवस्थापिका के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यानी संसद, जो एक शब्द आएगा आगे अध्ययन में, संसद, तो संसद के अंदर जो व्यवस्थापिका के रूप में संसदीय शासन प्रणाली को जो अपनाया गया है, उसी के दो अंग हैं, दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो व्यवस्थापिका लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। मोटी बात के रूप में ये ध्यान रखें, व्यवस्थापिका जो है लोकसभा और राज्यसभा दो सदनों के रूप में, दो भागों के रूप में व्यवस्थापिका गठित होती है। नंबर 2, इसी क्रम में
जो दूसरा अंग है या भाग है कार्यपालिका। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को शामिल किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका जो नाम से जो चलती है वो राष्ट्रपति, कार्यपालिका बनाम राष्ट्रपति, और साथ में प्रधानमंत्री और उनका पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जो होता है वो सहयोग करता है, यानी मिलकर कार्यपालिका का संचालन होता है। अब इसके बाद देखें न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय, ये तीसरे सरकार के तीसरे अंग के रूप में इसे जाना जाता है। न्यायपालिका के अंतर्गत जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, न्यायालय, कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये जो है अंतिम रूप में न्यायालय के अंतिम पड़ाव के रूप में सबसे उच्च शिखर पर यह विद्यमान होती है, और इसकी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकतांत्रिक सरकारों के रूप में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं भारतीय प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत पहले दो भाग बताए गए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत तीन प्रमुख भाग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर व्यवस्थापिका के अंदर दो भाग जिन्हें हम संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दो सदन कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और कार्यपालिका में जैसा कि अभी बतलाया गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होती है। न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से प्रशासन की व्यवस्था, देश संचालन की व्यवस्था की गई है। इन्हीं संवैधानिक व्यवस्था, नियम कानून के अंतर्गत देश के संचालन के लिए ये तीनों व्यवस्थाएं जो है मिलकर कार्य करती हैं। अब आगे दूसरे क्रम में देखें राज्य सरकार, जिसे हम प्रांतीय सरकारें भी कहते हैं, यानी राज्य यानी प्रांत, स्टेट गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से इनका गठन और व्यवस्था की गई है। चार्ट में देख सकते हैं, इस तरफ राज्य सरकार के लिए दर्शा के बताया गया है। तो राज्य सरकार के अंदर भी जिस प्रकार केंद्रीय सरकार के अंदर तीन भाग व्यवस्था, इसी प्रकार इधर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन प्रमुख अंग या सरकार के भाग होते हैं। तीन प्रकार की व्यवस्था जैसे केंद्र सरकार में है, उसी प्रकार राज्य सरकारों के अंदर भी सुनिश्चित की गई है। तो अब देखें व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद, ये दो सदन हैं, सदन के रूप में ही समझें। राज्य सरकारों के अंदर जो व्यवस्थापिका का गठन है, व्यवस्था है, उसके अंतर्गत विधानसभा या विधान परिषद अलग या दोनों सदन के रूप में राज्यों की स्थिति के अनुसार यह व्यवस्था बनाई गई है। इसी क्रम में जैसे केंद्र में, उसी प्रकार राज्य सरकार के अंदर देखें तो कार्यपालिका, तो कार्यपालिका जो है राज्यपाल, कार्यपालिका बनाम यदि कहें, कार्यपालिका बनाम राज्यपाल, यानी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो प्रमुख कार्यपालिका के रूप में जाने जाते हैं। पर साथ में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और उनका जो मंत्रिपरिषद होगी, पूरा मंत्रिमंडल होगा, वो भी कार्यपालिका के रूप में अपना योगदान देंगे, सहयोग करेंगे। फिर आगे देखें न्यायपालिका। तो न्यायपालिका राज्य सरकार के अंतर्गत जो न्यायपालिकाएं, जितने राज्य हैं उतनी अलग अलग अपनी न्यायपालिकाएं होती हैं, जिसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के रूप में नामांकित किए जाते हैं, यानी हम राज्य सरकार के अंदर न्यायपालिका के रूप में राज्य उच्च न्यायालय ये प्रमुख है सत्ता होती है। साथ ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालय होते हैं, जिला सत्र न्यायालय होते हैं, जो अपने स्थानीय जिला स्तर तक के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई पैरवी करते हैं और मामला आगे उच्च न्यायालय की ओर भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, संघात्मक व्यवस्था के अनुसार देश के सफल संचालन के लिए, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्थित ढंग से गठित हों और उनका संचालन सही ढंग से किया जा सके, इस उद्देश्य से यह व्यवस्था जो है संविधान निर्मित व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रमुख अंग जो हैं उनके बारे में बताया गया और किस प्रकार से ये अपना एक स्ट्रक्चर, यानी ये पूरी संरचना जो है शासन व्यवस्था के अंदर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया गया वही एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली के रूप में व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से संविधान के अंतर्गत किसी हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार के रूप में किस प्रकार से सरकारें बनाई जाती हैं या बनती हैं, ये हम आप सभी को मालूम होना चाहिए। यहाँ प्रश्नात्मक रूप में सोचना चाहिए कि यदि हमारे सामने प्रश्न आए कि बताइए किस प्रकार से सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार कैसे बनती है, राज्य सरकार कैसे बनती है, तो हमें ये जानकारी समझकर अपने पास रखनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो यह एक प्रकार का जनरल नॉलेज, स्थायी जनरल नॉलेज के रूप में इससे हम जानकारी अपने पास रख सकते हैं या दूसरों को भी सही जानकारी बता सकते हैं। अब आगे इसी क्रम के अंतर्गत अगले हेडिंग टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण। अब संघ हमारे शासन प्रणाली के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सरकार जो है एक संघीय सरकार के रूप में कार्य करेगी। अब यहाँ संघ शब्द आया, संघ यानी एक ऐसा संगठन, तो संगठन जो है अकेला होता नहीं है, कई लोग मिलकर या कई व्यवस्थाएं जब मिलती हैं तो एक संघ बनता है। तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय सरकार के रूप में भी जानी जाती है, यानी जितने भी राज्य हैं, जैसा कि पिछले भी ये बात आई थी राज्य के बारे में, तो अपने भारत देश के अंदर 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से सभी राज्य सरकारें या सभी राज्य को मिला दिया जाए तो एक संघ बनता है, यानी एक संगठन स्वरूप निश्चित होता है, उसे ही हम देश कहते हैं। इसीलिए भारत देश को एक संघीय देश भी कहा जाता है। तो स्वाभाविक है संघीय सरकार का नाम जुड़ेगा, जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, जो पूरे देश की सरकार होती है। तो इस प्रकार संविधान सर्वोच्च है, सरकारों के बीच में आपस में शक्ति का विभाजन है, कार्य एवं शक्तियों का विधिवत संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अपनी अपने स्तर से शक्तियां प्राप्त हैं और जैसा कि पहले भी ये बात आई, सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होती हैं, यानी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर सभी राज्य सरकारें अपना कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से शासन की यह प्रणाली
संघात्मक शासन प्रणाली कही जाती है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ इसीलिए कहा गया है क्योंकि सभी राज्य मिलकर एकजुट होकर एक देश निर्माण की रचना करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर भारत देश जो है एक संघी देश के रूप में, संघी सरकार के रूप में देश के अंदर अपना शासन चलाता है। तो अब आगे आइए जाने और समझे अगले क्रम में संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण या विशेषताएं। यही जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो हमारी केंद्र सरकार है, प्रमुखता से जो पूरे देश की सरकार कहलाती है केंद्र सरकार, संघीय सरकार। तो संघात्मक शासन प्रणाली के क्या लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उनके कुछ पॉइंट आउट किए गए हैं जिनको हम समझने का, जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी विशेषता संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो पहला पॉइंट नंबर 1, दोहरी सरकारें। दोहरी सरकारें जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, दोहरी यानी दो प्रकार, दोहरी यानी दो प्रकार की सरकारें। तो भारत में संघ और राज्य दोनों अलग अलग सरकारें होती हैं, यानी हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था की गई है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार, यही है। तो यही दोहरी सरकारें हैं और दोनों सरकारों का शासन व्यवस्था का अपना अपना आधार है, उनके कार्य एवं शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से देश के अंदर सार्वभौमिकता के आधार पर, स्वायत्तता के आधार पर अंगों के रूप में एक जैसी व्यवस्था की गई है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इधर भी राज्य में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इस प्रकार से यदि इनके नाम के रूप में देखें तो एक जैसी समानता पाई जाती है, पर कार्य क्षेत्र जो है अलग अलग है। केंद्र सरकार की शक्तियां स्वाभाविक है राज्य सरकार से अधिक होंगी। जैसा कि बतलाया गया, सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी, सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो स्वाभाविक है जो देश की सरकार है वो केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार है। तो इस प्रकार से हमारे देश में दोहरी सरकारों की व्यवस्था की गई है। इसी को दूसरे शब्दों में यदि देखें तो हम सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं, यानी पूरे देश की शासन प्रणाली व्यवस्था को यदि हम ऐसे विभाजित कर देंगे तो सुचारू रूप से शासन व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार के कार्यभार के अंतर्गत राज्य सरकारें अपनी राज्य की व्यवस्था का संचालन करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार जो है मुख्यतः प्रधानमंत्री के नाम से, देश का जो प्रधानमंत्री होता है केंद्र सरकार के अंदर, वो देश का प्रमुख शासक होता है। इसी प्रकार राज्य सरकार के अंदर जितने भी राज्य हैं उतने मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि राज्य सरकार का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री, यानी सरकार ही मुख्यमंत्री के नाम पर चलती है, उसके दिशा निर्देश पर चलती है। तो इस प्रकार से देश में दोहरी सरकारों की व्यवस्था की गई है। अब आगे देखें नंबर 2, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, वही कार्य एवं शक्तियों के आधार पर संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन भी किया गया, यानी केंद्र सरकार की क्या शक्तियां होंगी, राज्य की क्या होंगी, और इसके बाद आपस में दोनों का सामंजस्य कैसा होगा, ये शक्ति विभाजन के रूप में, सूचियों के रूप में इन्हें विभक्त किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक अवशिष्ट सूची के रूप में भी व्यवस्था
की गई है अगली सूची के रूप में। तो इस प्रकार केंद्र सरकार यानी संघीय सरकार के अंतर्गत ये संघ सूची आता है, जिसके अंतर्गत 97 ऐसे विषय हैं जिन पर कोई भी नियम कानून आदि संघ सरकार जो है यानी केंद्र सरकार जो है ऐसे विषयों पर अपना कोई भी नियम कानून आवश्यकता अनुसार बना सकती है। इसी प्रकार राज्य सूची के अंतर्गत 62 विषय जो हैं निश्चित किए गए हैं। माने 62 विषय विभाग के अंदर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में कोई भी राज्य के विकास के लिए आवश्यकता अनुसार नियम और कानून बना सकती हैं। इसके बाद समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। इनके अंतर्गत 52 विषय आते हैं, यानी समान रूप से आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर कोई ऐसा आवश्यक कानून यदि जरूरी होता है तो आपस में तालमेल बनाकर विचार विमर्श कर बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो विषय आते हैं इसके अंतर्गत, तो 52 विषय जो हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है इस प्रकार से किया गया है। तो जो भी व्यवस्था इसके अनुसार होगी उसका संचालन निर्देशन केंद्र सरकार करेगी और राज्य सूची विषय के अंदर राज्य सरकारें करेंगी। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये बात आती है। अब आगे तीसरे बिंदु में संविधान का लिखित स्वरूप। यह हमारे संघात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है, विशेषता है। संविधान का लिखित स्वरूप। संविधान हमारा, जैसा कि पिछले पाठ में चैप्टर में पढ़ चुके हैं, संविधान की विशेषताओं में हमारा संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। तो कोई भी नियम उल्लेख संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लिखित रूप से निश्चित किया गया है, ताकि कोई भी सरकारें अपने इस संवैधानिक व्यवस्था के लिखित नियम कानूनों को पढ़कर, जानकर, समझकर कोई भी कार्य कर सकें। यह आवश्यकता अनुसार यदि सरकार को लगता है तो किसी भी नियम धारा अनुच्छेद के अंदर संशोधन भी कर सकते हैं। आगे न्यायपालिका की सर्वोच्चता। ये हमारे संघात्मक शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण लक्षण है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता यानी न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संविधान में इसकी विधिवत व्याख्या की गई है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी, किसी राजनीतिक व्यवस्था से ग्रसित नहीं होगी, न ही प्रेरित होगी। यानी कोई भी नागरिक या व्यक्ति या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य प्रतिनिधि कानून के अंतर्गत समान रूप से परखा जाएगा। तो इस प्रकार से एक समानता, व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उसकी संरक्षक भी है। संविधान की संरक्षक न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से मानवीय नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ सही न्याय निर्णय हो सके, इस उद्देश्य से न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से रखा गया है। उसका किसी सरकार या बाह्य शक्ति का कोई दखल नहीं होगा। द्विसदनात्मक व्यवस्था देखें अगली। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी हमारी संघीय सरकार के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, ताकि एक पक्षी काम न हो सके। सभी आपस में विचार विमर्श कर सदन के जो भी सदस्य हैं वो अपना व्यवहार कर सकें। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जैसे देख सकते हैं, व्यवस्थापिका नंबर 1
सदन लोकसभा और नंबर 2 सदन राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत इनका स्थान आता है। और वास्तव में व्यवस्थापिका बनाम संसद के अंतर्गत ये 2 सदनों की व्यवस्था की गई है, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं की सरकार संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार यहाँ देखें राज्य की ओर, तो राज्य सरकारों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था दिख रही है। विधानसभा और विधान परिषद या विधान मंडल, यहाँ भी 2 सदन इस प्रकार से बताए गए हैं। पर राज्य सरकार में कोई ऐसी द्विसदनात्मक व्यवस्था की बाध्यता नहीं है। किसी राज्य में एक ही सदन व्यवस्थापिका के रूप में एक ही सदन कार्य करता है। यही सरकार संचालन की वास्तविक इकाई होती है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। दूसरा, विधान परिषद या विधानमंडल। यदि राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि हम 2 सदनात्मक व्यवस्था को राज्य में भी अपनाना चाहते हैं इस रूप में, तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है और एक राज्य में 2 सदन प्रतिनिधित्व के रूप में व्यवस्थापिका का संचालन कर सकते हैं। हालांकि यदि उदाहरण बतौर देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में एक ही सदन है। हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंदर व्यवस्था में व्यवस्थापिका के रूप में एक ही सदन है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। जबकि कुछ और राज्य ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था संघात्मक शासन प्रणाली के रूप में क्या महत्वपूर्ण बातें इनके अंतर्गत आती हैं, शामिल की गई हैं, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यह लागू की गई हैं, ताकि देश के अंदर केंद्र और राज्य में बहुत ही अच्छी सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत बनाई जा सके, बन सके और राज्य और देश में अच्छा शासन कर सके। इस उद्देश्य से यह व्यवस्था जो है की गई है। तो विद्यार्थियों, आज अपने इस निर्धारित विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हमने यह प्रयास किया आप लोगों को बताने के लिए कि बहुत ही सरल ढंग से यह विषय सामग्री आप देखकर, सुनकर, समझकर तैयार कर सके। तो इस प्रकार से भारतीय प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, किस व्यवस्था से सरकार बनाई जाती है, तो उसके कुछ संकेतात्मक रूप में, संक्षिप्त रूप में, सरल ढंग से यह बताने का प्रयास किया गया। आगे हम और भी विषय अंतर्गत जो एक पाठ चल रहा है, चैप्टर अपना प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के रूप में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हम आगे अगले हेडिंग टॉपिक के रूप में आने वाली विषय वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पढ़ने, पढ़ाने और समझाने का कार्य करेंगे, ताकि आपको रोचक ढंग से यह जानकारी अच्छे ढंग से प्राप्त हो सके और अपना ज्ञानार्जन करके उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अपने परीक्षा उपयोगी बनाकर और अपने अच्छे परिणाम में बदल सकें। यही हमारी आशा है, अपेक्षा है कि आप लगातार जो क्लासेज वीडियो टॉपिक के माध्यम से विषय अंतर्गत बताए जा रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ें, यूट्यूब के अंदर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको सही ढंग से बताई हुई जानकारी प्राप्त हो सके। अगले क्रम में
हम आगे हेडिंग टॉपिक के रूप में अगली चर्चा करेंगे।